कि मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके मैं इस क्षेत्र अत्याचार होता हुआ, लोगों का दमन होता हुआ, गरीबी से जूझते हुए लोगों को देखा। उदयराज जी को मौका दिया, 4 बार विधायक बनाया पूर्वा विधानसभा से। जिस जातिवाद के दौर से लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए, लोगों को परेशान किया गया, के पास बहुत पैसा था जिसने लोगों को पहले से लुभाना शुरू किया। तो लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे दे करके हुआ हो, कंबल बांट के हुआ हो, कि किसान अगर ख्यात तके न जाए तो साल भर की फसल जा रही, और अगर तके जाए तो वही की जान जा रही। खेड़ा से पड़री मार्ग, आज जितने भी गांव हैं उस पर, चाहे पड़री हो, निवरना हो, बड़ौरा हो, जमका हो, वो सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो गई है। आज ऐसे दलदल बदलू लोग, जिनमें जैसे उत्तम चंद्र लोधी जैसे लोग नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में मैं हूं। जो मुझे प्रत्याशी मिले हर्षित जी, इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि वास्तव में राजनीति को कैसे लोगों की ज़रूरत है। पूर्वा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पे राजनीति का जो घमासान है वो ऐसे मोड़ पे है जहां पर एक तरफ काफ़ी अनुभवी प्रत्याशी हैं तो वहीं पर हर्षित जैसे युवा प्रत्याशी भी हैं। हर्षित की जो खासियत है वो ये है कि ये एक इंजीनियर है, उसके बावजूद ये राजनीति में उतरे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि इनको राजनीति में आना पड़ा। हर्षित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पी न्यूज़ पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार है। सभी हमारे दर्शक जितने भी पूर्वा विधानसभा के देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। हर्षित जी, इतने युवा हैं, इंजीनियर हैं, आखिर राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में आने का जो मेरा एक कारण रहा है, विशेष तौर पे देखा जाए कि जैसे सभी लोग बहुत सारे आज जैसे परिवारवाद जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग राजनीति में हैं, अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए कि जिनके अंदर योग्यता है वो लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं जी। तो मैंने जब देखा समाज की जो समस्याएं हैं तो उनको जब मैं देखता था अपनी नौकरी करते हुए, जैसा कि इंजीनियरिंग का टाइटल मेरे साथ जुड़ा है और मैंने आगरा से जो है इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जब मैं अपने सामने अत्याचार होता हुआ, लोगों का दमन होता हुआ, गरीबी से जूझते हुए लोगों को देखा, जब मुझे लगा कि नहीं, लोगों की समस्याओं के लिए मैं अगर कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर ये चीज़ें जब आती थी तो मुझे बहुत घुटन महसूस होती थी। और मुझे एक सशक्त माध्यम लगता है, 2 ही सशक्त माध्यम हैं युवाओं से आप पूछिए तो, एक तो है आप प्रशासनिक विभाग में जा सकते हैं, वहाँ पर भी नौकरी करके आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, परंतु वो उनके हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। परंतु राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप आकर के जनता की सीधे सेवा कर सकते हैं। इवन आप देखिए डीआईजी असीम अरुण जैसे या अन्य जो अधिकारी हैं वो लोग भी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं ताकि जनता की सेवा कर सकें। परंतु सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने ये है कि नौकरी छोड़ करके मैं राजनीति में क्यों आया जी, क्योंकि मैं तो नौकरी कर रहा था, मैंने इंजीनियरिंग किया। तो मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो
गायों से अनेरू जानवर जो घूम रहे हैं, किसान परेशान है, दिन रात खेतों में मर रहा है। इवन मेरी भी खेती है, लोग बटाई लेने के लिए तैयार नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो गरीब लोग हैं गांवों में, उनका ग्रामीण स्तर पर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रधानी का स्तर हो, चाहे क्षेत्र पंचायत स्तर हो, लोगों का लगातार शोषण होता आया है और आज भी शोषण हो रहा है। इवन लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, इवन लोगों के पास देखा जाए सड़क की सुविधा नहीं है, लोगों के पास अपना घर, आज 75 साल के बाद जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तब भी उनके पास अपना पूरा पक्का मकान नहीं है। इवन आप पुरवा विधानसभा देखिए तो आप कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, एक भी गांव मुझे ऐसा नहीं मिला जो पूर्णतः ऐसा हो कि जिसमें कच्चा घर लोगों के पास ना हो। कई घर तो आप देखिए तो उनके पास छप्पर डाल के लोग रह रहे हैं, काला जो तिरपाल आता है वो लगा करके रह रहे हैं। केवल कितनी जगह है, जितनी जगह में आप एक खटिया डाल के सो सकते हैं। इसके अलावा लोगों को पास रोजगार नहीं है, लोग समाज में जूझ रहे हैं और नेताओं के पास अपनी सिफारिश लेकर के जाते हैं। इन सबको भी अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे परेशान करती है, जो मेरे अंदर तक मुझे झकझोर देती है, जिसने मुझे आने के लिए इस क्षेत्र में मजबूर कर दिया, वो है नेताओं की उदासीनता कि जनता से चुनाव के समय वोट ले लेना चौधरी जी, और उसके बाद 5 साल तक लखनऊ में निवास करना, जनता के बीच जाना ही नहीं। ऐसे लगता है कि बस वोट गिना लिया और उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी आवास मिल गया, आराम से वहीं जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पर लोग दौड़ते हैं अपनी समस्याओं के लिए, तो जो नेता कल आते हैं उनके पास कहते हैं हम समस्या का समाधान करेंगे, नामांकन के समय वही नेता दिखाई नहीं पड़ते भाइयों। कि आप देखिए वो नेता लखनऊ में निवास करते हैं, जनता जब जाती है तो उनके जो चेला चपाटे हैं वो बता देते आज विधायक जी है ने मंगर को आना, फिर शुक्र को आना, बेचारा 2-4 बार दौड़ गया, थक हार के बैठ गया, और वही लोग जो वोट नहीं देते वही उनके खिलाफ ग्रामीण स्तर पे राजनीति करके उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाते हैं, उनको परेशान करते हैं, फर्जी FIR लिखवाई जाती हैं। तो ये जो भूमाफियागिरी और मुकदमेबाजी हो रही है फर्जी, इससे परेशान और आहत होकर के इन्हीं सब समस्याओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके मैं इस क्षेत्र में आया। बिल्कुल हर्षित जी, आप तो मजे हुए एक नेता की तरह आपने एक ही सवाल में सारे जवाब दे दिए जी। आप ये बताइए, पूर्वा विधानसभा में उदयराज जी जो सपा से लड़ रहे हैं 4 बार विधायक रहे हैं जी। अनिल सिंह जी 1 बार विधायक रह चुके हैं, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रत्याशी जैसे कांग्रेस से राणा जी हैं, विनोद जी बसपा से हैं। इनके बीच आप इतने युवा हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे अपना प्रचार करेंगे, जनता को कैसे लुभाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो जैसे बात करें इस क्षेत्र में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1957 में परमेश्वर दीन वर्मा, जिनका नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, निर्दलीय विधायक चुन करके आए। क्यों आए? क्योंकि जनता कांग्रेस से कहीं ना कहीं परेशान थी, तब चुन करके आए जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे इस देश के। और तब जनता ने पूर्वा विधानसभा की, जिसने चुनकर बता दिया कि किसी के बाप की जागीर नहीं है पूर्वा विधानसभा। उसके बाद फिर जनता ने पार्टियों पर भरोसा किया, जनता दल और इसके अलावा अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने फिर से अपना परचम लहराया। परंतु सन 1985 में एक बार जनता ने फिर बताया, जब इस प्रदेश के आज के मौजूदा माननीय विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ने जब फटा पैजामा पहन करके और टूटही साइकिल लेकर के ऐसे लोग मिले जो उनके साथी थे, शायद वो भी सुनेंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके पास एक पैजामा नहीं था, लोगों ने दिया उनको जी। वो जाते थे लोगों के बीच, अम्मा से कहते थे कि आप जो रोटी खा रहे उसी में से तोड़ के दे दीजिए, वही रोटी खाना पसंद करते थे, कभी जाति पाति का विचार नहीं किया। और उन लोगों के लिए अगर कोई मुसीबत होती थी तो जाकर के उनके लिए आंदोलन किया, सब कुछ किया, और इवन लोगों से चंदा जुटा करके वास्तव में जो राजनीति होती है उसको माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने पूर्वा विधानसभा को दिखाया, और लोगों ने जनसमूह बना करके भरोसा भी उनके ऊपर किया, और पूर्वा विधानसभा की जनता
जनता ने पुनः एक बार दिखाया कि किसी के बाप की जागीर पूर्वा विधानसभा नहीं। जो जनता के मुद्दों के लिए काम करेगा वही विधानसभा पर राज करेगा, ऐसा विधानसभा के लोगों ने बताया। परंतु ऐसा हुआ कि वो भी जनता को भूल गए। इवन जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन्होंने खाना दिया, आज भी वो तिरपाल डाल करके रहने के लिए मजबूर हैं। आज भी मैं आपका जो एक गांव गिलसाह मऊ है वहां पर मैं गया और मुझे मिला कि उसने कहा, जो दादा हैं, कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ हमेशा चला लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। आज भी उसको एक कॉलोनी अदद नहीं मिल पाई है, आज भी बेचारा कच्ची कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर है। परंतु उसके बाद बात करें तो ऐसा दौर आया, जब समाजवाद का दौर आया तो समाजवाद के दौर में लोगों ने जो है माननीय उदयराज जी को मौका दिया, 4 बार विधायक बनाया पूर्वा विधानसभा से। परंतु एक ऐसा दौर चला जातिवाद का, जिस जातिवाद के दौर से लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए, लोगों को परेशान किया गया। नहरों की स्थिति ऐसी हो गई कि बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। पूर्वा विधानसभा की सड़कों की स्थिति इतनी बदहाल थी कि चलना दूभर हो गया था। जनता अति त्राहिमाम करके जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को में अपना छवि देखी अपने नेता की, जिसके पास बहुत पैसा था, जिसने लोगों को पहले से लुभाना शुरू किया और लोगों ने जो परेशान थी माननीय उदयराज जी से, उसने उनमें अपना एक नेता देखा और उनको अपना नेता चुनने का काम किया। चाहे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे दे करके हुआ हो, कंबल बांट के हुआ हो, जो भी हुआ हो, लालच दे करके, लेकिन जनता ने चुना। परंतु जनता की उम्मीदों पर फिर भी काम नहीं हुआ और सबसे बड़ी जो जनता आज त्राहिमाम कर रही है मौजूदा परिदृश्य में देखें तो किसान ही वो इस देश का भाग्य विधाता है जिस पर राजनीति होती है, परंतु उसी की बात आज तक सुनी नहीं गई। आज खेतों में माह पूस की ठंडी में किसान मर रहा है। गांव की एक कहावत है, दादा ने कहा कि किसान अगर ख्यातम तके न जाए तो साल भर की फसल जा रही और अगर तके जाए तो वही की जान जा रही। तो ऐसा एक परिदृश्य आज मौजूद हुआ। और इसके अलावा अगर एक दही चौकी से लेकर के मोहनलालगंज वाला रोड, इसको विधायक जी जो उदयराज जी कहते हैं हमने बनवाया, किसी ने भी बनवाया हो, इससे को छोड़ दिया जाए तो एक भी रोड ऐसा इस जो संपर्क मार्ग है ऐसा नहीं है जिनमें इतने बड़े बड़े गड्ढे ना हो। और सबसे बड़ी जो राजनीति हुई वो पड़री वाले रोड पर हुई, मंगत खेड़ा से पड़री मार्ग। आज जितने भी गांव हैं उस पर, चाहे पड़री हो, निवरना हो, बड़ौरा हो, जमका हो, और उसके आगे तीन विधायक हैं, माननीय पंकज गुप्ता जी भी उसमें शामिल हैं। तीन विधायक के होते हुए वो सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो गई है। अगर आप साइकिल लेकर जाइए तो आपका सड़क पर से विश्वास हो जाएगा, चाहे देवमई मार्ग हो, चाहे मिर्री वाला सोहरामऊ मार्ग हो, केवल चुनाव को देखते हुए सड़क बनवाई जा रही। वो भी हमारे इतना उठाने पर काथा के मंदिर में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद से ही सड़क का निर्माण सिर्फ इसलिए शुरू हुआ कि लोग ये ना कहें बस केवल वोट ले लें कि हाँ बनवा तो रहन चलो, है ना। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन मुद्दों को किसी भी विधायक के द्वारा हल नहीं किया गया। केवल हुआ ये कि बस वोट ले लिया और वोट लेने के बाद रफ्फू चक्कर हो गए, अब ढूंढो 5 साल टार्च लेकर के। तो ये माहौल बनाने का काम किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्वा विधानसभा की जनता से कि जिन लोगों ने आपके लिए काम नहीं किया है तो आप 1957 और 1985 की तरह एक बार फिर से इन बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को दिखा दीजिए कि जनता की उपेक्षा करने का नतीजा क्या होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों की जमीन सरक चुकी है। आज ऐसे दलदल बदलू लोग, जिनमें जैसे उत्तम चंद्र लोधी जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, आज फिर जाकर के उसी पार्टी में बैठ गए हैं। ये विचार करें कि आप किसके साथ खड़े हैं कि आप ये जो सड़क नहीं बनी है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, और एक रोजगार का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा है। शर्म नहीं आती है कि आपने पूर्वा विधानसभा में आज तक एक भी रोजगार लगाने का काम नहीं किया, एक भी उद्योग धंधा, चाहे 20 साल उदयराज जी रहे हो, चाहे 5 साल अनिल सिंह जी रहे हो, किसी ने भी एक भी उद्योग धंधा लगाने का कार्य नहीं किया। अगर कहीं पर भी एक भी उद्योग लगा हो तो आप बताइए, अगर कहीं पर भी लगा हो चौराहे पर खड़े होकर 10 जूता हमारे मारिए, आप बताइए। हर्षित जी,
आपने तो एक ही सवाल में जो है पूरा जवाब दे दिया, लेकिन आप ये बताइए, अगर हर्षित जी जीतते हैं यहाँ से पूर्वा विधानसभा से, तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले वो कौन सा काम है जो आपके मन में है? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना नामांकन एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कराया है। किसी भी पार्टी की ठेकेदारी मैंने न स्वीकार की है, न भविष्य में करूँगा। मैं निर्दलीय तौर पे आया हूँ सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए, वो भी अपनी नौकरी छोड़ करके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे आप विजयी बनाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता है, एक ही नारे से स्पष्ट हो जाती है, हमने अपने बैनर में भी लगवाया था, गाय सुरक्षा संकल्प हमारा, किसान सुरक्षा उद्देश्य हमारा। आज गायों को उठा करके गौशालाओं में जो कुछ कथित गौशालाएं बनाई गई हैं भट्ठों में, उनमें गायों को बंद कर दिया गया बिना किसी इंतजाम के। मैं सर्वप्रथम उन गायों के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं पूरी विधानसभा में कि ये गायें किसानों के खेतों में ना जाएं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ गायों की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए, परंतु किसान की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, साथ साथ किसान की सुरक्षा भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है यदि गायों की सुरक्षा हो गई तो किसान अपने आप सुरक्षित हो जाए। दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि जितने भी संपर्क मार्ग हैं, 1 साल के अंदर सभी संपर्क मार्गों का त्वरित निर्माण मेरे द्वारा कराया जाएगा। और पड़री से उन्नाव वाला रोड हो, मिर्री से सोहरा मऊ वाला रोड हो, देवमई वाला रोड हो, इन मार्गों का चौड़ीकरण और इनका त्वरित निर्माण मेरे द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार का है, रोजगार के लिए मैं पूर्वा विधानसभा में अपने युवा भाइयों के लिए, अपने जो हमारे नौजवान भाई हैं, उनके रोजगार के लिए भी सर्वप्रथम प्रयास करने का कार्य करूंगा कि उनको अपनी मातृभूमि पूर्वा विधानसभा को छोड़कर ना जाना पड़े। पूर्वा, मौरावा, अकोहरी, गुलरिहा, आप देखें कालू खेड़ा है, मंगत खेड़ा है, ऐसी जगहों के बीच में ही रोजगार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पे की जाए 10-5 किलोमीटर के अंदर, कि उनको ज़्यादा दूर अपने रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए गांवों में सोलर लाइटों की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। किसान भाई जो हमारे हैं, जो परेशान हैं, कहीं पर नहरें हैं तो वहाँ पानी नहीं आता, नहरों में पानी के लिए, इसके अलावा जहाँ नहर नहीं है वहाँ पर सोलर पंप और सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था भी मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। यानी इसके साथ साथ जितने भी मुद्दे हैं अन्य, उनके लिए भी मैं आपके स्तर पर प्रयास करना चाहता हूँ। और आप लोग अगर मुझे जन समर्थन देंगे, आप मुझे आशीर्वाद देंगे, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है पूर्वा विधानसभा की जनता के ऊपर, मैं इसको अपने स्तर तक बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं, मेरी ऐसी आकांक्षा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भूमाफियागिरी और जो फर्जी मुकदमेबाजी हो रही है, इसको भी मैं बंद करवाने का कार्य करूंगा। जी हर्षित जी, एक चीज और, भाजपा सरकार जो है सिलेंडर दिए हैं, जैसा कि वो कहते हैं सिलेंडर उन्होंने दिया है, राशन दिया है, वो दे रहे हैं, किसानों को जो है सम्मान निधि भी दे रहे हैं। आप क्या मानते हैं इन योजनाओं के बीच में आपने जितनी अपने विकास कार्य गिनाए, इनको आप कहाँ ठहराते हैं? आप मानते हैं कि कहीं पर जैसे सिलेंडर उन्होंने दिए तो लोग कहते हैं महंगाई है इसलिए सिलेंडर नहीं भरा पाते, तो क्या ये इफेक्ट करेगा? महंगाई आप कहाँ तक मानते हैं मुद्दा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने चौधरी जी पूछा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जो व्यक्ति जैसे माताएं बहनें मुझे मिलती हैं गांवों में, उनकी विचारधारा ये है, और मैं भी ऐसा मानता हूं, कि जैसे सरसों का तेल है आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया, 230 रुपए किलो बिक रहा है, बताइए। पेट्रोल का देखें तो 60 रुपए पे था, 100 रुपए पे पहुंच गया।
इसके अलावा अगर घरेलू गैस सिलेंडर देखें तो वो भी 1000 रुपये मिल रहा। पहले 430 रुपये मिलता था, सरकार ने कहा कि सब्सिडी आएगी, सब्सिडी धीरे धीरे कम होते आज 35 रुपये बची है। तो कहने का मतलब है महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका कारण है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, है ना, और जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी भी कीमत बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं रसोई की कीमत बढ़ेगी तो होटल ढाबे जितने भी हैं उनकी भी कीमत बढ़ जानी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, परंतु अगर देश आगे बढ़ेगा तो समय जैसे जैसे बढ़ता है महंगाई बढ़ेगी ही, इसको रोका नहीं जा सकता, परंतु सापेक्ष महंगाई बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स वसूल रही है। तो मेरी मांग ये है कि इस टैक्स को कम किया जाए ताकि महंगाई कम हो तो आम आदमी अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके। उसको जो अदद सामग्री लेने के लिए है, जो बड़े व्यक्ति हैं मुझे कहते हुए मिलते हैं कहीं महंगाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं, जब देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, उनकी भी बात सही है, परंतु आप उस आम आदमी के बारे में भी सोचिए जो कहीं ना कहीं 200 रुपये कमाता है और 2 वक्त खाने के लिए सोचता है। आज भी लोगों के पास शौचालय नहीं पहुंचे हैं, लोगों को कॉलोनी नहीं मिली है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। ऐसे लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। तो बिल्कुल महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और मैं मानता हूं ऐसा कि इस पर काम किया जाना चाहिए सरकार के स्तर पर, क्योंकि 2014 के पहले मोदी जी भी कहते थे कि आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। आज भी वो वीडियो सर्कुलेट होता है व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो मैं बिल्कुल मानता हूं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूं कि हमें हमारे देश के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर भी इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। जो ऋषि चारवाक की नीति थी कर्ज लेकर घी पीने की, उस पर कहीं ना कहीं काम किए जाने की जरूरत है। इतना टैक्स स्वयं ही जनता देती है कि आप उससे काम देश का कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। हर्षित जी, एक चीज़ और, आपने इतनी सारी बातें बताई जी, आप पूर्वा विधानसभा में अगर आपने बताया जीतते तो हैं करेंगे जी, और भाजपा की करेंगे। हिंदू मुस्लिम एक बहुत ही चर्चित इस समय मुद्दा है, जैसे कि कैराना आप ले लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, वो भी अपने हर भाषण में वही खींच लाते हैं हिंदू मुस्लिम और हिजाब, एक नया विवाद चल रहा है। आप युवा हैं, इंजीनियर हैं, आप क्या मानते हैं ये मुद्दे यहाँ पे प्रभावित करेंगे हिंदू मुस्लिम हिजाब? आप मानते हैं यहाँ पे मुद्दे हैं, या फिर महंगाई पे चुनाव लड़ा जाएगा, खराब सड़कों पे लड़ा जाएगा? आप क्या मानते हैं? जी, मैं ये मानता हूं कि ये जो पार्टियां हैं, जब से इस देश में पार्टीवाद आया, इन लोगों ने अंग्रेजों की नीति पर काम किया। इनको मालूम है कि भारत देश में लालच और भेद की नीति बराबर चली है। पहले भी अंग्रेजों ने इस पर काम किया और उसी को इन काले अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया। उनको मालूम है कि फूट डालो और राज करो। तो फूट डालने के 2 ही स्तर हैं, एक धर्मवाद, दूसरा जातिवाद। इस चीज को पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए भुनाना शुरू कर दिया है। उनको मालूम है कि जनता के बीच अगर काम नहीं किया है तो एक ही विषय ऐसा बचता है जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, वो उनकी धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़का करके। लेकिन अब युवा और आम आदमी धीरे धीरे जाग रहा है। अब उसको मालूम चल गया है कि ये स्वार्थी नेता केवल अपने फायदे के लिए इन चीज़ों को भुनाते हैं और कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि लोगों को अपनी धार्मिक आस्था और जातिगत आस्था को मानने की स्वतंत्रता है। लोग अपनी आस्था के अनुसार लोग भगवान की पूजा कर
सकते हैं, परंतु हमको इस चीज का उपयोग अपने चुनावी वोट मांगने के लिए नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें योगी जी ही शामिल नहीं है, इसमें जितने भी नेता हैं, अखिलेश हो, मायावती हो, सभी जातीय समीकरण के आधार पर जो चुनाव हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, और जब तक मैं इस पूर्वा विधानसभा में हूं, यहां पर चुनाव जातिगत आधार पर नहीं होने दूंगा। सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे चुनाव ना होने दीजिए। इस बार का चुनाव सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इसके अलावा जो आवारा जानवर हैं इनके मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए। इन्हीं पर हमको अपना भविष्य तय करना चाहिए, क्योंकि ये नेता तो केवल जब तक वोट नहीं पा जाते थे, केवल तभी तक आपके बीच इन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वोट पा गए तो फिर आप इनको पाएंगे नहीं, ना ये आपको दिखाई देंगे। जी हर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकूं और जो पूर्वा विधानसभा है वो देख सके, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यूपी इलेक्शन विशेष में हमारे साथ यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पूर्वा से निर्दलीय प्रत्याशी हर्षित जी रहे। हर्षित जी ने ये साबित कर दिया है, अपने इस बातचीत के दौरान साबित किया है कि एक पढ़ा लिखा युवा जो इंजीनियर है, उसकी भाषा शैली और उसकी सोच कैसी है, और युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध, संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।